तो चलिए बच्चों, अपन लास्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमको देखना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल magnetic field at any point on the axis of circular coil। आज अपन देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। डेफिनेटली ये बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। तो मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है r, ये सेंटर है और ये है एक्सिस, ये है इसकी एक्सिस। और इस एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट है जिस पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो अपन पहले से ही क्लियर कर रहे हैं, बार बार। वैसे भी आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम ही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर यदि इंटेंसिटी फाइंड करनी मतलब आप यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन करेंगे, इस पर लगने वाला फोर्स आपको फाइंड करना है। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है इसमें से मान लीजिए कितना करंट जा रहा है I, और इसमें आपने ये एलिमेंट सेलेक्ट किया है सपोज AB, जिसकी लेंथ है DL, राइट। अब इससे इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है ऐसा, और यह है सर्कुलर कॉइल का रेडियस। यदि इस एलिमेंट को पॉइंट P से हम ज्वाइन करते हैं तो वह ऐसा ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो बच्चों जैसे अब सर्कुलर कॉइल के लिए ये इमेजिन कर लो आप, और ये मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है ना। और जो अपना बायो-सैवर्ट लॉ था उस पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला गया था, डेल बी इज इक्वल टू I इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड लाइन विच ज्वाइन एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट, या फिर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल और थ्रू द एलिमेंट। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट what is theta? Angle between the direction of current through the element and the line which join element to the given point। तो आप देखिए यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन है और ये लाइन है, इनके बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल नहीं देखना है आपको, साइड एंगल देखना है। और ये साइड एंगल जो है वो 90 का है। ये जो है ना लाइन इसके यहाँ पर कैसी है, परपेंडिकुलर, ये एंगल देखा जाएगा। मतलब यदि अपन इस डायग्राम में बात करें तो ये एंगल होगा, करंट का ये डायरेक्शन है, और ये एंगल कितना होगा 90, तो ये हो जाएगा आपका 90। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बाय बायो-सैवर्ट लॉ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट AB by
बायो सेवर्ट लॉ। स्वाभाविक हो गया अगर डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन 90 अपॉन ये डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस सपोज y है तो वाई स्क्वायर। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सपोज कितना है x, जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर से डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है मतलब रेडियस, और ये डिस्टेंस y है। तो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से डी बी इक्वल टू होता है म्यू 0/4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा जो होता है वो एंगल होता है, करंट और इस लाइन के बीच का तो 90 दिख रहा है, और एलिमेंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपन को यहाँ पर r नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है y, r तो रेडियस है, तो यहाँ वाई स्क्वायर। मतलब ये dv की वैल्यू जब आप बोलोगे तो ये आएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है। तो देखिए आप, ये आपने बोल रहे हो कॉइल, ये आप बोल रहे हो लाइन। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, करंट ऐसा जा रहा है, आप ऐसा रखोगे ना, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करोगे ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या यूज़ करोगे, राइट हैंड पाम रूल। थंब को कैसा रखोगे, करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को किस तरह रखोगे, टुवर्ड्स पॉइंट। तो आपको क्लियर दिख रहा है पाम कैसी ओपन हो रही है, ऐसा, मतलब इस लाइन के ही डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो। अब सपोज ये एंगल थीटा है। बच्चों कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। ये एक लाइन, एक ये लाइन, 1 2, सपोज इनके बीच का एंगल थीटा। तो इनकी जो परपेंडिकुलर्स हैं, 1 की परपेंडिकुलर क्या हो गई 1 डैश, और 2 की परपेंडिकुलर क्या हो गई 2 डैश। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। आप मत मानिए, आप x ले लीजिए, चलिए x, इसको y ले लीजिए, और 2 डैश जो है वो 2 पर परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना हुआ 90। तो इस ट्राइंगल में देखो आप, तीनों एंगल्स का समीशन थीटा प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 180 बोलोगे आप। भाई किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का समीशन कितना होता है 180। तो इसका मतलब y की वैल्यू मिल गई आपको, ट्रांसफर करोगे तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा माइनस थीटा। अब आपको मालूम है 1 डैश जो वो 1 पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 90, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो x प्लस y की वैल्यू रख दो इसमें, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑफ 90 90 90 कैंसिल, x इज इक्वल टू थीटा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल की परपेंडिकुलर ये देख रहे थे, 1 की परपेंडिकुलर 1 डैश और 2 की परपेंडिकुलर 2 डैश, इनके बीच का ये एंगल भी थीटा होगा। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। ये जो लाइन थी मैग्नेटिक फील्ड अपन ने निकाली थी राइट हैंड पाम रूल से, तो कैसी आई थी, ओपन पाम के परपेंडिकुलर, पाम इस डायरेक्शन में था ना आपका, ये कैसा है इस लाइन के परपेंडिकुलर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डेफिनेटली ये होगा। जब ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये हो गया, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया। तो जब ये dB है तो इसको रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा dB cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा dB sin थीटा।
ये कंपोनेंट कितना होगा, dB साइन थीटा। हमेशा किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर वो होता है dB साइन थीटा। तो आपने इस तरीके से रिजॉल्व करके ये सब dB को रिजॉल्व कर लिया। जैसा ये आपने एलिमेंट दिया है, ठीक इसके अपोजिट यहां भी एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, सेम लेंथ का ए डैश बी डैश, सेम लेंथ मतलब dl। अब ये कितना है r रेडियस, ये कितना है x, इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी y होगा, सेम होगा सेम होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये r है, ये x है, तो ये कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी ये r है, ये x है, तो ये कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए अपन इसको y बोल रहे हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों सेम लेंथ है। फिर से ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि यहां पर मान लीजिए ये थीटा 1 है, तो थीटा 1 कितना, टेन थीटा 1 क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एक्स। सपोज ये एंगल थीटा 2 है, तो टेन थीटा 2 इजिकल टू क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एक्स, मतलब टेन थीटा 1 इजिकल टू टेन थीटा 2, मतलब थीटा 1 इजिकल टू थीटा 2। इसका मतलब यदि ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा। अब जैसे ये आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी अभी, तो इस डायरेक्शन में आई थी। अब इस पर आप देखिए मैग्नेटिक, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये कॉइल है, करंट ऐसा बोला था मैंने, तभी तो आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी निकाली थी। अब यही करंट जब नीचे जाएगा यहाँ पर कॉइल में, तो ऐसा जाएगा, मतलब ये होगा करंट का डायरेक्शन। राइट हैंड पाम रूल यूज करोगे, थंब को कैसा रखोगे, करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को ऐसा रखोगे, तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में फिंगर हो गई, और थंब जो है हो गया करंट के डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इस लाइन के परपेंडिकुलर dB। तो बच्चों मतलब ये एंगल थीटा है, तो फिर ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। ये लाइन है और पाम थी, और इसके ठीक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थी। तो जब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा, तो इनकी परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ये हैं, इनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। अब फिर से इसको रिजॉल्व करोगे तो dB है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, dB cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, dB sin थीटा। अब ना तो आपको इससे मतलब रह गया ना इससे मतलब रह गया, क्योंकि इसको भी आपने रिजॉल्व कर लिया इसके कंपोनेंट्स में, और इसको भी रिजॉल्व कर लिया इसके कंपोनेंट्स में। इस सर्कुलर कॉइल पर अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है दो एलिमेंट, एक ये टॉप का और एक यहां पर ऐसा इस कॉइल पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यदि यहां होगा तो ठीक इसके अपोजिट भी होगा, यहां होगा तो इसके अपोजिट यहां भी होगा। सारे जो आप एलिमेंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट है dB sin थीटा, dB sin थीटा, dB sin थीटा, ये ऐड होता जाएगा, और सारे dB cos थीटा, dB cos थीटा एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो इसी डायरेक्शन में बनेगी, और कितनी होगी, इन सारे dB sin थीटा के समीशन के इक्वल, सबके समीशन के इक्वल, राइट। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है कि यहां पर ये जो कंपोनेंट dB cos थीटा जो होंगे, सारे एलिमेंट्स जो होंगे कॉइल पर, यदि यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, इसके ठीक अपोजिट है, ये कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे। तो पूरी कॉइल पर यदि आप बात करोगे तो यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा,
यदि यहाँ एलिमेंट होगा तो इसके अपोजिट यहाँ होगा, यहाँ एलिमेंट होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा। तो सबके जो कंपोनेंट्स हैं dv cos थीटा एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लेकिन ये सारे जो dv sin थीटा है, dv sin थीटा, ये क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इन सारे dv sin थीटा के समीशन के इक्वल होगी। वही तो अपन को फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमारे पास में क्लियर है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय डायग्राम समीशन ऑफ dv cos थीटा इज इक्वल टू ऑफ 0। सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, इस सर्कुलर कॉइल के कारण P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल टू कितनी होगी, समेशन ऑफ dB साइन थीटा। ये सारे dB साइन थीटा का समेशन। और आप लोग को पता है मैथ्स की लैंग्वेज में समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। और dB का वैल्यू आ गई आपकी म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन वाई स्क्वायर। ये dB की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस ट्रायंगल में साइन थीटा आप बता सकते हो r अपॉन वाई, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए r अपॉन वाई। तो कुल मिलाकर b इज इक्वल टू मिल गया आपको म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू आर अपॉन वाई क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। क्योंकि वेरिएबल जो है वो लेंथ है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। अब आपको पता है y कितना होगा, तो ये लिखा हुआ है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। और इंटीग्रेशन dl कितना होगा, तो इंटीग्रेशन dl का मतलब टोटल लेंथ। टोटल लेंथ किसकी, कॉइल पर जो वायर है उनके n टर्न्स की। यदि वायर का एक टर्न अपन बोलते हैं, केवल एक फेरा, एक टर्न, TURN, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई r। और कॉइल में कितने टर्न्स हैं n, तो टोटल लेंथ कितनी होगी इंटीग्रेशन n इंटू ऑफ 2 पाई r। इन वैल्यूज को इसमें रख दीजिएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन y की जगह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इंटीग्रेशन dl की जगह जाएगा n इंटू 2 पाई r। इसका मतलब आपका फॉर्मूला मिल गया b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई n आई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई n आई आर इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इस P पर, जो कहाँ पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर है। तो आप चाहते तो यहाँ लिख सकते थे bx 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 bx। What is n? Total number of turns. What is I? Current through the coil. What is R? Radius of coil. What is X? Distance of point P from the center of a coil. अब बच्चों इसमें यदि अपन बात करते हैं फर्स्ट if x is equal to 0, x is equal to 0 का मतलब ये हुआ ये पॉइंट P कहाँ जाएगा, सेंटर पर, यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डेरिवेशन किया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई NI अपॉन R। उतना आना चाहिए, आएगा।
आप x की वैल्यू 0 रखिए, ये आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आएगा, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, केवल बचेगा आर। तो नमन क्लास में मत सो, बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, मतलब सेंटर पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन आर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर, राइट। और यदि हम इसके अलावा यदि मान लीजिए जितना रेडियस है कॉइल का उतने डिस्टेंस पर पूछें, मतलब x की वैल्यू r रख देता। सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस r, प्लस माइनस r का मतलब है यहां से भी r डिस्टेंस और यहां से भी, सिमेट्री है। आप यहां पर देखो x की वैल्यू दी प्लस रखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी माइनस रखने पर भी सेम आएगी, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ग्राफ स्केच करोगे, चलो ठीक है पहले ये देखते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, तो आप x की वैल्यू r रखते हो, व्हाट इज r, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन, अब R मैंने बोला यहाँ पर R रखोगे, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और पावर कितना है 3, 2r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। तो आपको क्लियर दिख रहा है B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3/2 एंड आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा, मतलब एक आर बचेगा। तो बी इज इक्वल टू जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन 2 टू द पावर 3/2 इंटू ऑफ आर, इतना आ जाएगा। स्वाभाविक यहाँ पर x जो है ना, ये जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, और वो भी कैसा, सिमेट्रिकली, इस साइड जितना x उतनी अपोजिट साइड, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। मतलब अपन जब ग्राफ स्केच करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया x और इस साइड हो जाएगा -x, ये हो गया आपका सेंटर, मतलब ये जो कॉइल है उसका सेंटर इस साइड +x और इस साइड -x। तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ पर होती है, सेंटर पर होती है। उससे इस साइड बोलोगे तो ऐसा कम होती जाएगी, और ऐसा ही इस साइड कम होगी सिमेट्रिकली। जैसे जैसे डिस्टेंस x बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम। तो कभी भी जो सर्कुलर कॉइल है उसमें से यदि आप करंट फ्लो करवाते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर पर, क्योंकि मैग्नेटिक बन जाता है सेंटर पर, राइट। कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो प्रैक्टिकली लॉरेंज ने ऐसा फील किया एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कि ऐसे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो यदि मान लीजिए सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जब मैं आपको, अब आपके लिए आसान हो गया क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है, पहले मैग्नेटिज्म क्लियर किया आपको, उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह समझ में आने लग गई है। आपको ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ नॉर्थ पोल रखा और यहाँ पर साउथ पोल रखा है,
नॉर्थ साउथ की तरफ क्या चल रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है ऐसा v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाकर। तो प्रैक्टिकली उसने देखा इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, इस फोर्स को उसने बोला मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और उसने प्रैक्टिकली देखा ये जो फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के। ये मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है B के मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फोर्स। और यही मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यदि इन सबको अपन कंबाइन करते हैं तो Fm की वैल्यू आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू V इंटू B इंटू ऑफ साइन थीटा। इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट K QVB साइन थीटा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया इसके की वैल्यू 1 होती है। जितना चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा इसको मल्टीप्लाई करें तो जितना प्रोडक्ट आता है उतना ही फोर्स लगता है। इसका मतलब K की वैल्यू 1। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स होता है K Fm इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू ऑफ साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब इसमें डिफरेंट केस। फर्स्ट केस, if V is equal to 0, F is equal to 0, मतलब यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी रेस्ट चार्ज को रखा उस पर लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा, उस पर ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा, रेस्ट चार्ज पर नहीं लगता, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर रखता है। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ एंटर कर रहा है तब उसके ऊपर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर F इज इक्वल टू 0। अब आप बोले सर चार्ज पार्टिकल है, मोशन तो कर रहा है लेकिन फिर भी फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, ऐसे चार्ज पार्टिकल पर भी भले ही वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए उस पर फोर्स नहीं लगेगा। पहली चीज तो रेस्ट चार्ज पर नहीं लगता है, दूसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो उस पर भी नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए जरूरी है कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल बनाना पड़ेगा, राइट? थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू ऑफ 90, साइन 90 इज इक्वल टू ऑफ 1, और ये साइन की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। यहां पर आप मैक्सिमम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? मैक्सिमम। तो इस वक्त जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। और कितना लगेगा? Q इंटू V इंटू V। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है। यदि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर, यहाँ साउथ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी जा रही है और उसमें चार्ज पार्टिकल ऐसा इंटर कर रहा है तो फिर उस पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अभी इसी से रिलेटेड थोड़ा समझो। चलिए, मैंने डायग्राम बनाया अब यहाँ पर, ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और उसमें मैंने ये पोजीशन बना दी है क्रॉस। जब मैंने ये क्रॉस पूरा बनाया है तो इससे आप समझ गए कि इस बोर्ड पर इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड है, और यदि मेरा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है तो आपका आंसर होना चाहिए बिहाइंड द बोर्ड, क्योंकि मैंने बताया था
यदि मैग्नेटिक फील्ड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर हो तो हम किससे बताते हैं? बाय क्रॉस। अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल कोई भी इंटर कर रहा है इस तरीके से, तो डेफिनेटली इस पर लॉरेंट फोर्स लगेगा। पर बच्चों ये चीज क्लियर करने से पहले मुझे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लॉरेंट फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगता है वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए रूल्स हैं। जब हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस केस को मैं यहीं रोक रहा हूँ। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रूल्स बताऊँगा फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। दो रूल हैं जिनसे हम मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। एक तो आपका वही होता है राइट हैंड पाम रूल, सेम इस राइट हैंड पाम रूल, और एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आगे चलकर तुम लोग देखोगे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए एक और रूल होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और मैं बोल रहा हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रूल से क्या फाइंड करते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट एल लेफ्ट हैंड रूल और लॉरेंज एल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन, और आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अभी फिलहाल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? देखो ऐसा ही है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमको लेफ्ट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड, राइट नहीं, सब डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। अपने लेफ्ट हैंड में थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, इन तीनों को कैसा रखना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर, और ऐसा रखना है कि थंब शो करना चाहिए ए को, फोर फिंगर शो करना चाहिए बी को, और सेंटर फिंगर शो करना चाहिए सी को। ए बी सी। अब बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। सी क्या होता है? करंट, है ना। और जब आप किसी के साथ खेलते हो, उसको हरा देते हो और जीतने के लिए उसको चिढ़ाते, तो कैसे चिढ़ाते हो? ऐसे चिढ़ाते ना, अंगूठा दिखा के, मतलब अपनी ताकत दिखाते हो ना। तो थंब क्या बताएगा? फोर्स। फोर्स। तो यदि हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें इस तरीके से कि फोर फिंगर को इंडिकेट करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, सेंटर फिंगर को इंडिकेट करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन, तब थंब बताएगा उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, राइट। तो according to Fleming's left hand rule, if in left hand thumb, forefinger and center finger are placed mutually perpendicular, such as forefinger indicate the direction of magnetic field, center finger indicate the direction of current through the conductor or the direction of motion of charged particle, then thumb indicate the direction of Lorentz force. जो लॉरेंट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगा या किसी कंडक्टर पर, उसका डायरेक्शन। क्योंकि अभी मैं आपको चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूँ यहाँ पर, यदि कोई मैग्नेटिक कोई चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, मूव करता है, तो उस पर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। आगे अपन और पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसको भी यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर भी फोर्स लगता है, उसको भी लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। तो उसका डायरेक्शन भी अपन इसी से बताते हैं। तो ये तो हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेम राइट हैंड पाम रूल है। राइट हैंड पाम रूल में आपको देखो राइट हैंड पाम रूल जो है, इससे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते थे, इसी से आप लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन भी पता करते। तो वो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बाय विच रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। तो वो आपको याद रखना है राइट हैंड पाम रूल।
राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, अब हम राइट हैंड पाम को ओपन रखेंगे, इस तरीके से ओपन रखेंगे कि इसकी फिंगर्स और थंब कैसे हो, परपेंडिकुलर। फिंगर्स इंडिकेट करनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, थंब को इंडिकेट करना चाहिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को, तो फिर जो चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स जो लगता है वो ओपन पाम के परपेंडिकुलर लगता है। बिल्कुल एग्जैक्ट, दोनों सेम से पता चलता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, इफ राइट हैंड पाम इज ओपन सच एज its thumb and fingers are placed mutually perpendicular, and if fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicate the direction of motion of charged particle, then the direction of Lorentz force given by perpendicular to open palm, right? ये दो रूल्स हैं। तो मुझे लगता है कि पहले ये रूल्स मुझे बताना चाहिए, उसके बाद आगे आपको बढ़ाना चाहिए, तब आपको एकदम क्लियर होगा जो मैं आगे समझाना चाह रहा था। तो बच्चों, जब मैंने रूल्स बता दिए हैं तो अब अपन इसी केस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मुझे बताना है आपको कि यदि मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो डेफिनेटली वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने लगता है, ये आपको देखने मिलेगा। यदि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बिहाइंड द बोर्ड। यदि आप इसमें देखें तो आप ऐसा रखेंगे फिंगर्स से, राइट हैंड पाम रूल से यदि आप पता करते तो फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को कैसा रखेंगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये पाम जो ओपन हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, मतलब जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ इंटर करेगा इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो आ रहा था वो ऐसा ऐसा घूम जाएगा। जब यहां पहुंचेगा तो आप सोचो जरा इस पर फोर्स कैसा लगेगा। तो आपको क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, ऐसा रखोगे, इसका मोशन ऐसा हो गया तो आप थंब ऐसा रखोगे तो फोर्स देखो इस तरफ लग रहा है, मतलब इस पॉइंट की तरफ। तो इसलिए ऐसा होकर ऐसा रोटेट हो जाएगा, यहां पर सर्कुलेट हो जाएगा ऐसा। जब यहां पहुंचा तो आप देखो फोर्स ऐसा लगेगा, इसी को लगाइए आप, तो आपको दिख रहा है फिंगर से इनवर्ड है और ये मोशन थंब से, तो फोर्स डाउनवर्ड, मतलब फिर इसका ये आगे आएगा तो देखो यहां पर आया तो उसका मोशन ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, देखो आप फोर्स ऐसा लगेगा। मतलब ये फोर्स ने क्या किया, एक सेंटर एक पॉइंट को कंसंट्रेट कर लिया, उसी की तरफ फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअली में ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने लगेगा इस तरीके से। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने लगता है। अब सर्कुलर पाथ पर कोई भी बॉडी कब रिवॉल्व करती है, जब उसके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा प्रोड्यूस होता है ना, कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टर्निंग पर टर्न करते हैं रोड पर, तो आपको पता है यहाँ पर टर्न होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यहाँ कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फोर्स। सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसको भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन उस पर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, उनको भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन प्रोवाइड करता है, तो जो न्यूक्लियस उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसको भी रिवॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, एफसी, लॉरेंज फोर्स। याद रखो एफसी मतलब सेंट्रीपिटल और एफएल लॉरेंज, जब आप नोट करोगे तो आप वर्ड्स में लिख लीजिएगा। सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। व्हाट इज m, मास ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी, रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, r रेडियस। जबकि लॉरेंज फोर्स अपन ने देखा तो वो कितना आ रहा है, q इंटू वी इंटू बी, q इंटू वी इंटू बी। तो एक v तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ऑफ r।
मतलब कितने रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा वो ये फॉर्मूला तय करेगा। कम वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसका रेडियस कम रहेगा, ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा रेडियस ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो? यदि आपको रेडियस पता है तो फिर आप इसी चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, मतलब 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड की वैसे भी आप लोग डेफिनेशन जानते हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो आपको मालूम है वेलोसिटी बोल ही रहे हो आप v, यदि 1 रिवॉल्यूशन में अपन बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा इक्वल टू सरकमफ्रेंस, और जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे टाइम पीरियड। तो इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, यदि अपन बात करते हैं फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr और टाइम पीरियड हो जाएगा t। इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr अपॉन v। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2π अपॉन v इंटू r। आपने ये निकाला mv बाय क्यूबी, mv बाय क्यूबी, v कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यूबी, ये आ जाएगा। यदि मैं बोलूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या बोलोगे क्यूबी अपॉन 2πm। यदि मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं एक साथ, या 2 प्रोटॉन कर रहे हैं एक साथ अलग अलग वेलोसिटी से, एक कम वेलोसिटी से और एक ज्यादा वेलोसिटी से। अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि बताइए किसका रेडियस कम रहेगा, तो स्वाभाविक है जिसकी वेलोसिटी कम रहेगी उसका रेडियस, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम मास है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी रेडियस ज्यादा रहेगा, जिसकी वेलोसिटी कम उसका रेडियस कम रहेगा। मतलब एक ऐसा रिवॉल्व करेगा और ऐसा, इस पर कौन करेगा जिसकी वेलोसिटी कम है, v1 v2, तो v1 जो है वो कम होगा v2 से डेफिनेटली। यदि v1 कम है v2 से तो रेडियस भी कम होगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड किसका कम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड में आप देखिए मास पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हैं उनके लिए मास सेम है, q सेम है, b सेम है, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो भले एक कम वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, एक ज्यादा वेलोसिटी रिवॉल्यूशन में पूरा जो टाइम लगेगा वो दोनों को कैसा लगेगा सेम। एक कम वेलोसिटी से है तो कम पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, एक ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा पार्ट ट्रेवल, पर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे सेम टाइम में, मतलब टाइम पीरियड कैसा रहेगा सेम, राइट। मुझे याद दिलाना बच्चों, इसके बाद मुझे एक और आपको केस बताना है, मैं ऐसा ना हो कि वो मुझसे मिस हो जाए। वो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर इंटर कर रहा है तो उसका पाथ कैसा रहेगा मुझे बताना है। अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर, राइट। चलिए ठीक है।